गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है आयनिक स्ट्रेंथ एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ आप जैसे ही कॉपर सल्फेट को एक कंटेनर में रखोगे तो आपका कॉपर सल्फेट जो कि क्या है, सॉलिड है, इट विल गिव कॉपर सल्फेट, इट विल गिव कॉपर 2+ एंड सल्फेट 2-। ओके, यानी अगर मेरे पास एक कंटेनर हुआ होगा और बहुत ढेर सारा कॉपर सल्फेट यहाँ नीचे बैठा होगा, यानी वो डिसॉल्व नहीं हुआ होगा, या अगर डिसॉल्व हो भी गया होगा तो डिसोसिएट नहीं हुआ होगा, तो हम कहेंगे कि मोस्टली सॉलिड स्टेट में नीचे क्या हो गया होगा, बैठा होगा। उसका बहुत सारा कॉपर 2+ कुछ इस तरीके से होगा और सल्फेट 2- कुछ इस तरीके से होगा। ओके, और अगर हमने पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर लिया होगा तो कॉपर के आसपास एक आयनिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। जैसे वाटर है, ये वाटर क्या करेगा, वाटर इसके सराउंडिंग, क्या ये प्लस में है तो ये कुछ ऐसे सेटअप होगा कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इसके सराउंडिंग आ जाएगा, तो यहाँ पे एक आयनिक एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये आयनिक एटमॉस्फेयर दो चीज़ों की वजह से होता है, एक तो पहले सॉल्वेंट और दूसरा मेरे कॉपर के आसपास कुछ क्या होंगे, सल्फेट आयंस भी होंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ सल्फेट आयन भी क्या होंगे, इसके पास आएंगे। ओके, सिमिलरली कुछ ऐसा ही सल्फेट आयन के साथ भी हुआ होगा। सल्फेट आयन पहले क्या करेगा, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, वाटर लिया है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह सेटअप होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह इसके पास आएंगे। सॉल्वेंट का वाटर मॉलिक्यूल इसके पास कुछ इस तरह से आएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, और इस सॉल्यूशन में कुछ क्या हो जाएंगे, कॉपर के भी आयन यहाँ पे आके इसके सराउंडिंग खड़े हो जाएंगे, जिससे यहाँ पे एक आयनिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, इस कॉपर 2+ और सल्फेट 2+ आमने सामने टकराने की वजह से क्या होती, प्रोबेबिलिटी इसमें क्या हो जाती, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बैक रिएक्शन क्या होते हैं, बैक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। बैक रिएक्शन मतलब ये कॉपर सल्फेट बनना स्टार्ट हो जाता है और प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं ये करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा कॉपर 2+ और सल्फेट आपस में कंबाइन होकर नीचे ना आए, यानी बैकवर्ड रिएक्शन ना हो, तो बैकवर्ड रिएक्शन जैसे आपका ये कॉपर और ये सल्फेट मिलकर आपस में कंबाइन ना हो करके कॉपर सल्फेट ना बनाए और नीचे ना आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कॉपर और सल्फेट को दूर रखना होगा। अब जितना कॉपर और सल्फेट दूर रहेगा उतना ही कॉपर और सल्फेट स्टेबल रहेगा। ओके, रिकम्बाइन होने का प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम होगा। इसका मतलब वो ज़्यादा वहाँ पर स्टेबल होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। जो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने वाले हो वो इलेक्ट्रोलाइट आपका इनर्ट होना चाहिए। मैं यहाँ लेने वाली हूँ पोटेशियम नाइट्रेट। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये कन्वर्ट हो जाता है K+ और NO3- में। तो KNO जब अंदर जाएगा, इस कंटेनर के अंदर जाएगा, तो वो K+ और NO- प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने इनडायरेक्टली सॉल्यूशन के अंदर आयनिक स्ट्रेंथ को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अब क्या होगा, म्यू क्या होगा, इंक्रीज होने लगता है। जब म्यू इंक्रीज होता है तो क्या होगा, इससे होता यह है कि आपका ये जो K+ और NO3- है, अब वो यहाँ पर आएगा और NO3 क्या करेगा, वो धीरे धीरे सल्फेट को क्या कर देगा, यहाँ से हटाना शुरू कर देगा।
ये NO3 धीरे धीरे सोल्यूशन में आएगा। जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इस सल्फेट आयन को NO3 क्या करेगा, रिमूव करना शुरू कर देगा। तो मैं यही स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये हमारा कंटेनर था, नीचे क्या थे, सल्फेट आयन थे, यहाँ पे क्या था, कॉपर था, कॉपर के सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह आए थे, खड़े थे इसके पास। और यहाँ पे अब ये जो सल्फेट है वो धीरे धीरे रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO3 माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, NO3 माइनस, यहाँ पे भी NO3 माइनस, यहाँ पे भी NO3 माइनस। NO3 माइनस हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, तो वहाँ पे धीरे धीरे सल्फेट क्या हो रहा है, खुद वहाँ से अलग हो जा रहा है, और वहाँ आके काउंटर आयन क्या कर रहा है, काउंटर आयन आके यहाँ पे सेटल हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सल्फेट अलग हो जाएगा, थोड़ा बहुत सल्फेट रहेगा। कितना सल्फेट अलग हो रहा है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना KNO ऐड किया है। सिंस मेरा सल्फेट कॉपर से दूर हो गया है, तो कॉपर और सल्फेट की रिकम्बाइन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। तो सिमिलरली सल्फेट के पास भी क्या हो जाएगा, सल्फेट के पास ये वाटर मॉलिक्यूल तो थे ही, ये वाटर मॉलिक्यूल तो थे ही, और साथ में ये जो हम यहाँ पे K+ था, ये K+ क्या करेगा, धीरे धीरे इस कॉपर 2+ को यहाँ से धीरे धीरे रिमूव करना शुरू कर देगा। तो जब यहाँ से कॉपर को धीरे धीरे रिमूव करना शुरू कर देगा, तो इनमें और इनमें पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। जब ये दोनों आपस में पास नहीं होंगे तो रिकम्बाइंड नहीं होंगे, और रिकम्बाइंड नहीं होंगे तो कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा और नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। हमें इसी सेटल डाउन को, इसी प्रेसिपिटेशन को रोकना है। तो क्या हो जाएगा, अब धीरे धीरे सोल्यूशन से कॉपर क्या हो रहा है, रिमूव होने लग रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसके पास पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम आके इसके सामने खड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि सल्फेट और कॉपर के सल्फेट और जो कॉपर था उसके रिकम्बाइन होने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम हो गई। तो इस तरीके से मैं कॉपर को नाइट्रेट और सल्फेट के पोटेशियम, तो इस तरीके से मैं कॉपर को नाइट्रेट के साथ और सल्फेट को पोटेशियम के साथ क्या कर दे रही हूँ, स्टेबल कर दे रही हूँ। तो ला चटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मेरा रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगा जो ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा। और अगर कॉपर और सल्फेट ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं तो मेरी रिएक्शन किस तरफ हो जाएगी, जैसे ये कॉपर है और ये सल्फेट है, तो ये रिएक्शन क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर कर रहा है, क्योंकि हमारा अब आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर मेरा कॉपर सल्फेट ज़्यादा स्टेबल होता तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती। याद रखना, यहाँ मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब कर दिया है। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है आपका, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मैंने यहाँ इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा डाल दिया जिसकी वजह से मेरा कैटायन ज़्यादा स्टेबल हो गया। सिंस वो ज़्यादा स्टेबल हो गया तो मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। सिंस मेरा प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मेरा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। हेंस हम इसको कैसे कह सकते हैं, कांस्टेंट हमारा इंक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और आई कैन से सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अगर आपका म्यू इंक्रीज हो रहा है तो आपका एल्फा, जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, वो भी इंक्रीज होगा और आपका कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोलाइट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इनर्ट, मतलब सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है लेकिन वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता।
थैंक यू।